नमस्कार दोस्तों, लैक्स राइज एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित यादव है और मैं आपके यूपी एपीओ परीक्षा के लिए मैं जीएस कराने वाला हूं। जीएस सेक्शन के लिए मैंने सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएस का हिस्ट्री लिया है। वहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं और मैं आपके इस पूरे 50 नंबर के सेक्शन में आपको सारे टॉपिक कराने वाला हूं एक एक करके। तो हम लोग पहले टॉपिक पर शुरू करेंगे और आपका, जैसा कि आपको पता है, यूपी एपीओ के लिए आपको फ्री क्लासेस यहाँ उपलब्ध होंगी, फ्री पीडीएफ उपलब्ध होंगी, फ्री डेमो मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चैनल से जुड़ना है और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ठीक है, तो हमारी सीरीज का नाम है जीएस ताबड़तोड़ सीरीज। जीएस शॉर्ट ताबड़तोड़ सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जीएस में हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं। मेरा लगभग 7 से 8 सालों का अनुभव आपके काम आने वाला है। हम लोग इस टॉपिक को ऐसे शुरू करेंगे कि आपने जीएस में ये टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम एक एक क्वेश्चन को इतने बढ़िया तरीके से विश्लेषण करते हुए पढ़ेंगे कि आपने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन को इतने डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आपको आगे के क्वेश्चन फटाफट होने लगेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 86, 87, 88। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर और ये 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यानी कि 1885 में कांग्रेस बनाई गई थी। पहली बात है, कांग्रेस क्यों बनाई गई हुई थी और 28 दिसंबर 1885 को ये कहां बनाई गई? दरअसल इसकी स्थापना, यानी इसका जो पहला मीटिंग होने वाली थी वो पुणे में होने वाली थी। कहां होने वाली थी? पुणे में। लेकिन पुणे में ये मीटिंग ना होकर ये पहली मीटिंग आपने पढ़ा होगा बॉम्बे में हुई। क्यों? क्योंकि पुणे में उस साल प्लेग आ गया। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। प्लेग चूहे से फैलने वाली बीमारी है और ये प्लेग जो है वो पिस्सू नामक चूहा प्रजाति से फैलती है। और ये पिस्सू चूहा जो है, ये ऐसा चूहा है जो अफ्रीका में अधिकतर पाया जाता है और इस चूहे से फैलने वाली बीमारी का नाम था प्लेग। पुणे में प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने के कारण वहां वो मीटिंग नहीं हो सकी। इस प्लेग को हम लोग ब्लैक डेथ भी कहते हैं, काली मौत भी कहा जाता है। इसी प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत, ब्लैक डेथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भाई पहली मीटिंग पुणे में होने वाली थी, लेकिन ये मीटिंग पुणे ना होकर कहां हुई? बॉम्बे में हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में पहली मीटिंग हुई। किसने की थी पहली मीटिंग? किसने की थी, यानी पहली मीटिंग के संस्थापक कौन थे? तो पहली मीटिंग या कांग्रेस की स्थापना जो की थी, इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे वो पहली मीटिंग में संस्थापक थे और केवल संस्थापक नहीं थे, ये महासचिव भी थे। तो एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की। देख रहे हो, एक पार्टी कांग्रेस, और इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना कौन कर रहा है? तो इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज कर रहा है और अंग्रेज का नाम है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का नाम, पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम को हम एक नाम से और जानते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहते हैं इनको? हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला? ज्यादातर अंग्रेज जो थे वो शिमला रहा करते थे, तो इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट कहते हैं एकांत में रहने वाले व्यक्ति को, साधु टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको हर्मिट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला कैसे कहते हैं, तो आप आंसर बताएंगे हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं एओ ह्यूम को। हर्मिट किसे कहते हैं? हर्मिट एकांत में रहने वाले व्यक्ति को, ठीक है, साधु टाइप के व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? हर्मिट कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगर आप समझे इस चीज के लिए, तो स्थापना कांग्रेस की क्यों की गई है? कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि आज से पहले 1857 में क्रांति हो चुकी थी। कब हुई थी? 1857 में क्रांति हुई और उस क्रांति में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि अंग्रेज इस क्रांति को दबा पाए, लेकिन बहुत नुकसान हुआ।
तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर से ऐसी एक क्रांति कोई हो जाए, इसलिए इस क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने कहा कि जो भी भारतीय नेता, उनको लग रहा था, खासकर ए ह्यूम को लगा कि एक 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो जाए। उस क्रांति को दबाने के लिए उन्होंने उस समय के जो वायसराय होते थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनको समझाया कि भाई आप जो है एक पार्टी बना दीजिएगा लोगों की, ताकि जो भी दलीलें, जो भी मांगे इनकी होंगी, वो साल में एक बार ये मांगे रखें और जो मांगे स्वीकार करने लायक होंगी वो स्वीकार करके दे देंगे। उसके लिए कांग्रेस पार्टी बनाई गई। तो कांग्रेस पार्टी केवल भारतीयों की इच्छा से नहीं, कांग्रेस पार्टी की इच्छा खुद ए ह्यूम यानी खुद अंग्रेजों की भी थी, ताकि वो 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना होने दें। तो कुल मिलाकर लॉर्ड डफरिन ने एक संस्था बनने दी जिसका नाम था कांग्रेस। लेकिन वो संस्था बनाई किसने, उस संस्था को बनाया, उसकी संस्थापना किसने की? ए ह्यूम ने, यानी कि एक अंग्रेज ने। ए ह्यूम को क्या कहते थे? हर्मिट ऑफ शिमला। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन का अर्थ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई है। 1885 में स्थापना किसने की है? तो आपको पता है स्थापना ए ह्यूम ने के द्वारा की गई थी और 28 दिसंबर को की गई थी। कहां की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे में क्यों की गई थी? क्योंकि पहले पुणे में होनी थी। पुणे में क्यों नहीं हुई? पुणे में इसलिए नहीं हुई कि प्लेग की बीमारी हुई, और प्लेग की बीमारी जो थी बहुत खतरनाक बीमारी थी, लाखों लोग उसमें मारे जाते थे। इसलिए ऐसी बीमारी के समय इस शहर में मीटिंग कराना ठीक नहीं समझा गया, और पहली मीटिंग यहां ना होकर बॉम्बे में कराई गई, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं। और प्लेग बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं? काली मौत, ब्लैक डेथ। क्यों कहते हैं काली मौत इसको? क्योंकि जब इसके जो लक्षण देखने को मिलते थे, बॉडी पर ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते थे, काले धब्बे देखने को मिलते थे, इसलिए इसको काली मौत कहा गया। किससे फैलती है? पिस्सू नामक एक चूहे से फैलती है। और कांग्रेस की संस्थापक भी ए ह्यूम है, कांग्रेस के महासचिव भी ए ह्यूम है, और ए ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक कि आपको पूरी कहानी क्लियर हुई होगी। अच्छा, 1885, 1886, 1887, अगर इसको एक एक करके हम समझते हैं तो देखें 1885 में स्थापना हुई है, कहा? बॉम्बे में। इन चारों सालों को, ये चारों साल जो है ना, हर साल मीटिंग होती थी कांग्रेस की। तो शुरू के 4 साल को आप ट्रिक से याद रखेंगे कि आप कैसे याद रख पाए इन चारों सालों को। इसके लिए एक ट्रिक है, बकमई। बकमई करके आप ट्रिक याद रखेंगे। बा से होगा बॉम्बे, तो पहली मीटिंग कहां हुई? बॉम्बे में। कहां से क्या होगा? 1886 में अगली मीटिंग कहां हुई? कलकत्ता। अगली मीटिंग कहां हुई है? कलकत्ता में। 1887 में अगली मीटिंग कहां से होगी? मद्रास में। मां से क्या हो जाएगा? मद्रास में होगी। अगली मीटिंग कहां होगी? मद्रास में होगी। उसके बाद अगली मीटिंग कहां होगी भैया? इलाहाबाद में होगी। 1888 में इलाहाबाद में मीटिंग हुई। तो कुल मिलाकर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, बकमई। यानी पहली मीटिंग बॉम्बे में, दूसरी मीटिंग कलकत्ता में, तीसरी मीटिंग मद्रास में, चौथी मीटिंग कहां हुई? इलाहाबाद में हुई थी। क्लियर है? और सन भी याद रखनी। 1885 में पहली मीटिंग हुई, 1886 में दूसरी मीटिंग हुई, 1887 में तीसरी मीटिंग हुई, 1888 में चौथी। पहली मीटिंग जो हुई थी वो पहली मीटिंग कहां हुई? तो बॉम्बे में हुई। और बॉम्बे में भी हुई थी एक विद्यालय जिसका नाम है गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इस विद्यालय में पहली मीटिंग हुई, और जो पहली मीटिंग हुई थी वो एक ऐसे विद्यालय में हुई जो आज भी टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। लोग देखने जाते हैं कि भैया पहली कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। कहां पड़ता है? बॉम्बे में। उस समय के बॉम्बे, आज इसको क्या कहते हैं? मुंबई कहा करते हैं। ठीक है? पहली मीटिंग में, कांग्रेस की पहली मीटिंग में अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये अक्सर पूछा जाता है। तो पहली मीटिंग के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये अक्सर पूछा जाता है। WC बनर्जी जो थे वो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, पहले कांग्रेस की मीटिंग के अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रहेगा भाई यहां तक? पहली मीटिंग में कौन अध्यक्ष थे? WC बनर्जी। पहली मीटिंग में 72 मेंबर आए थे। कितने सदस्य शामिल हुए? 72। पहली मीटिंग में 72 सदस्य शामिल हुए, और ये 72 सारे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे।
कई बार तो ये देखने को मिलता है कि पूरे ऑल इंडिया से कितने लोग सेलेक्ट किए गए, 72। अब ये 72 लोग सेलेक्ट किए गए, तो कई लोगों ने कहा कि 72 लोग ही तय करेंगे कि पूरे देश में क्या होगा, पूरे देश की समस्याएं 72 लोगों को पता है। तो कई लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे लोगों का समूह यहां पर नहीं इकट्ठा हो। 72 लोग ये तय नहीं कर सकते पूरे देश की क्या मांगे हैं, लेकिन 72 सारे ज्ञानी सारे टैलेंटेड लोगों को लिया गया, और पहली मीटिंग में 72 लोगों को लिया गया। दूसरी मीटिंग जब हुई तो दूसरी मीटिंग में यही लोग 436 हो गए, बढ़ गए। लोगों को कांग्रेस पर विश्वास होने लग गया कि भैया ये संस्था काम करेगी। पहली मीटिंग में एक बात और थी, आईसीएस परीक्षा की मांग भी की गई थी। कौन सी परीक्षा की मांग? आईसीएस। आईसीएस परीक्षा की मांग की गई। अब आईसीएस परीक्षा क्या होती है? इंडियन सिविल सर्विस। इसको हम आईएएस कहते हैं, उस जमाने में इसको क्या कहते थे? आईसीएस कहा जाता था। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की मांग की गई। और पहली ये परीक्षा पहले भारत में नहीं होती थी। परीक्षा पास करने के लिए आपको लंदन जाना पड़ता था, इंग्लैंड में हुआ करती थी परीक्षा। तो लोगों ने कहा कि भैया ये परीक्षा भारत में भी कराओ, भारत में कराओ, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। और इंग्लैंड जाकर पहली बार इस परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, उन्होंने इसको पास किया था। इसके अलावा एक व्यक्ति ने और पास किया इसको, जो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, आप सब जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस की परीक्षा पास की। कमाल यह है कि लोग अंग्रेज बनने सुभाष चंद्र बोस को ना अधिकारी बनने नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, जब उन्होंने प्री मेंस पास करने के बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंटरव्यू में उनको पास ना होने जाए। इंटरव्यू में कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। और अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि कठिन से कठिन से प्रश्न पूछेंगे। तो उन्होंने जब सारे प्रश्न पूछ लिए तो एक लास्ट प्रश्न पूछा कि सुभाष, हमने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आप इस प्रश्न का जवाब देंगे तो हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो उन्होंने कहा पूछिएगा। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी रिंग, अंगूठी निकाल कर टेबल पर रख दी और कहा सुभाष इसमें से निकल के दिखाइए। कहने को यह आज लगता है कि इतना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। आप एक रिंग में से कैसे निकल के दिखा सकते हैं? लेकिन सुभाष घबराए नहीं और उन्होंने कहा बिल्कुल निकल के दिखा सकता हूं। उन्होंने एक पेन पेपर मांगा, पेन से पेपर पर लिखा सुभाष चंद्र बोस, उस कागज को मोड़ा, उस कागज को उस रिंग में से उन्होंने निकाल के दिखा दिया और कहा देखो सुभाष निकल गया। इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। तो कहने का मतलब है ये आईसीएस परीक्षा की मांग कब की गई थी भैया? पहली मीटिंग में की गई थी। कितने लोग शामिल हुए थे पहली मीटिंग में? 72 लोग शामिल हुए थे। दूसरी मीटिंग में कितने थे? 436 लोग शामिल हुए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की दूसरी मीटिंग के अध्यक्ष कौन है? 1886 में जो मीटिंग हुई थी कलकत्ता में, तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इनको? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सबसे सीनियर व्यक्ति थे, बड़े टैलेंटेड व्यक्ति थे, और ये 3 बार कांग्रेस में अध्यक्ष भी रहे थे। तीसरी मीटिंग हुई है मद्रास में। मद्रास में जो मीटिंग हुई तीसरी मीटिंग, और इसमें एक व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये तीसरी मीटिंग में अध्यक्ष थे। क्लियर है यहां तक? और चौथी मीटिंग में इलाहाबाद में जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक अंग्रेज अध्यक्ष थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था? जॉर्ज यूले। तो याद रखना है, 4 कांग्रेस के अधिवेशन मैंने आपको एक ट्रिक से ही पढ़ा दिए हैं। पहला कि भैया बकमई बा से बॉम्बे में हुई, दूसरी मीटिंग कलकत्ता में हुई, तीसरी मीटिंग मद्रास में, चौथी मीटिंग इलाहाबाद में हुई। और पहली मीटिंग जो हुई उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पहली मीटिंग में अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरी मीटिंग में कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरी मीटिंग में कौन अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयबजी। चौथी मीटिंग में कौन अध्यक्ष थे? जॉर्ज ह्यूले। आपको एक क्वेश्चन में मैं आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर मैं आज 20 भी क्वेश्चन कराता हूं, समझ जाइए आप लगभग 100 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल का ये फायदा होता है। गहराइयों में जाओगे तो चीजों को बहुत बेहतर समझोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, गहराइयों में आपको उतरना पड़ेगा। और यहां पर चारों मीटिंग का मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूरा पूरा विश्लेषण कर दिया है। जॉर्ज यूले जो थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। तो पूछ सकता है कि भाई ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है जॉर्ज यूले। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो भैया मीटिंग पहली कब होती है? 1885 में कांग्रेस की पहली मीटिंग होती है। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, और दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको आगे क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली दिक्कत? ये क्योंकि आप समझिएगा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, कितने लोगों ने भाग लिया था? समझ लोगे डिटेल में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं यकीन दिलाता हूं आपको इस सब्जेक्ट में मजा आने वाला है, जब इसकी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो और मजा आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन से ही मैं आपको पूरा समझा दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। अभी बताया था भैया 72 सदस्य तो थे, पर कहां से कितने थे ये भी पूछ सकता है। सबसे ज्यादा बॉम्बे से थे, सबसे ज्यादा बॉम्बे से थे। बॉम्बे से कितने मेंबर थे भैया? 38 सदस्य। बॉम्बे से कितने लोग थे? 38 थे। दूसरा मद्रास से थे, मद्रास से कितने लोग थे भाई? 21 सदस्य थे। क्योंकि बॉम्बे उस समय पढ़े लिखे लोगों का गढ़ हुआ करता था बॉम्बे। जैसे आज बॉलीवुड है, माया नगरी कहते हैं मुंबई को। आजकल सब फिल्म सितारों की जगह कौन सी होती है? बॉम्बे। उस वक्त पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों की जगह होती थी बॉम्बे। जय कमाल देखना, पहले जितने भी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वो सब नेता थे और जनता अनपढ़ थी। आज उल्टा हो रहा है, जनता अनपढ़ है, जनता पढ़ी लिखी है और नेता। सोचिए, अगर उस जमाने के लोग इतने पढ़े लिखे थे तभी देश को आजाद कराकर अच्छा खासा संविधान बना के दे गए, वरना क्या हाल होता। तो आज के नेताओं से तो संविधान बनाना भी भारी पड़ जाता। तीसरा, यूपी से कितने मेंबर थे? क्योंकि आपका एग्जाम है यूपी एपीओ का, तो यूपी से कितने मेंबर थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 सदस्य थे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पंजाब से कितने मेंबर थे? तो पंजाब से 3 मेंबर थे, पंजाब से 3 मेंबर थे। बंगाल से कितने मेंबर थे? तो बंगाल से आपके 3 मेंबर थे। बताइए, क्लियर हो गया होगा आपको एक एक बात। बॉम्बे से 38 सदस्य हैं, मद्रास से 21 हैं, यूपी से 7 हैं, पंजाब से, बंगाल से 3-3 हैं। तो क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस? कितने लोगों ने भाग लिया? आसानी से बता पाओगे 72 में। सबसे अधिक, सर्वाधिक, सबसे अधिक कितने लोगों ने भाग लिया? तो सर्वाधिक भाग लिया भाई साहब बॉम्बे से 38 लोगों ने। जाहिर सी बात थी, बॉम्बे से लेना ही था, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे पढ़े लिखे लोगों की जगह हुआ करती थी। और फिर साउथ से पढ़े लिखे लोग आते थे, मद्रास से, यूपी से 7, पंजाब और बंगाल से 3। टोटल कितने लोगों ने भाग लिया है? तो टोटल 72 लोगों ने भाग लिया है। क्लियर है भाई? आपको विश्वास रखना है, बस आपको एक एक चीज में डिटेल में कराने वाला हूं और एक एक चीज आपके पेपर में फंसने वाली है। ये 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं गारंटी देता हूं, आप जब एक एक क्वेश्चन को, एक एक सीरीज को, आप एक एक क्लास को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन 100% मिलने वाला। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर उठाए गए हैं, जो आपके पेपर में पूछे गए, वहां से पिछले सालों का क्वेश्चन यहां से उठाया गया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, और 3 की ओर बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? भाई साहब, भाई साहब, पहले कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, पुणे में हुआ था। भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझाया है। मैंने इसलिए पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लिया, खूब टाइम लिया, बताया कि पहला क्वेश्चन ही आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप आधी बात वही समझ गए कि भैया बताओ कहाँ हुआ था पहली मीटिंग। आराम से बता दोगे कि भाई पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, और इसी को हम लोग बॉम्बे कहा रहे थे। उस वक्त इसको क्या कहते थे? बॉम्बे। लेकिन होनी कहाँ थी? होनी थी भाई साहब पुणे में। पुणे में क्यों नहीं हुई? प्लेग बीमारी के कारण नहीं हुई। प्लेग बीमारी के कारण हुई। प्लेग कैसे फैलता है? पिस्सू चूहा से फैलता है, पिस्सू चूहा से फैलता है प्लेग। और फिर भैया प्लेग को कौन सी बीमारी क्या कहते हैं? इसको काली मौत कहते हैं। आप मेरे साथ बने रहो, क्वेश्चन सारे याद करवा दूंगा मैं आपको, और समझा समझा के याद करवा दूंगा, ये गारंटी है। याद करो, हमने ट्रिक लिखी थी बकमई, बकमई, यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ? बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। तो आपको पता है कांग्रेस का दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। लाहौर में जब मीटिंग हुई तो 1929 में हुई थी,
जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। लेकिन इस फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, यानी कि मुंबई में हुआ था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने स्थापना की थी, किसने बनाया था? ए ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सचिदानंद सिन्हा ने, या किसी ने नहीं बनाया? भैया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को? उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बताने में देर लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हमने, एओ ह्यूम ने। किसने की थी भैया? एओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम था इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। ए ह्यूम भाई साहब स्कॉटलैंड के आईसीएस, ये भी अधिकारी थे, ये भी आईएएस हुआ करते थे, ये भी आईसीएस अधिकारी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। और जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जब व्यक्ति टैलेंटेड वाला व्यक्ति हो जाता है, अक्सर उसे एकांत पसंद आता है। इसलिए मैंने कहा था इन्हें क्या कहते थे, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। क्यों कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला? क्योंकि ये शिमला में रहा करते थे और शिमला में अपना एकांत जीवन व्यतीत करते थे। क्या करते थे? एकांत जीवन व्यतीत करते, है ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की खास बात है वो भीड़ से बचकर रहता है ना। एक शेर है कि हर आदमी दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। तो आपको रास्ता भीड़ की तरफ नहीं मिलेगा, आपको एकांत में जाना। महात्मा बुद्ध एकांत में गए, तब जाकर उनको रास्ता मिला और वो बुद्ध कहलाए, वरना मात्र सिद्धार्थ रह जाते। समझ में आया? तो एकांत में रहने वाले व्यक्ति थे कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने क्या बनाया था? कांग्रेस। अच्छा, एक चीज समझना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। एक होता है अकेलापन, एक होता है एकांत, एक होता है कैविल। ये तीन यात्रा के शब्द हैं। ये तीनों शब्द क्या हैं? यात्रा के। कैसे? अगर आप किसी की यादों में हैं तो अकेलेपन में हैं। अगर आप किसी की यादों में डूबे हुए हैं और अकेले हैं तो अकेलेपन में हैं। लेकिन आप खुद की यादों में हैं, खुद की खोज में हैं, तो आप एकांत में हैं। ये अंतर होता है एकांत पर और अकेलेपन में। अकेलेपन किसी और की यादों में, आदमी सब अकेला है, अकेलेपन में, एकांत में नहीं है। और आप ना तो अपनी खोज में हैं, ना किसी और की यादों में, तो आप कैविल हो गए। आपने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया है। और कैविल की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी। तो कैविल का मतलब पूर्ण हो जाना, कंप्लीट मैन हो जाना। ठीक है। आप किसी और की यादों में हैं तो अकेलेपन में हैं, अपनी खोज में हैं, अपनी तलाश में हैं तो एकांत में हैं। और ना अपनी खोज में हैं, ना किसी और की यादों में हैं, आप शून्य एक ऐसे लेवल पर आ चुके हैं, मन पर पूरी तरह कंट्रोल है, तो आप कैविल की प्राप्ति है। कैविल की प्राप्ति तो लोगों को होती नहीं है, मगर हमारी दशा है कि हम अकेलेपन को छोड़े हैं, हम एकांत में आए, अपनी खोज में आए, अपनी चीजों में जाएं कि भैया हम खुद जाने के हम क्या हैं और हमें दुनिया में क्यों लाया गया है। क्लियर है? तो ऐसा ही व्यक्ति कौन? स्कॉटलैंड के निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम ने इकाई की स्थापना की थी भाई साहब। तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? उम्मीद करता है आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। और यकीन मानो अगर एक एक बात समझ में आ रही है तो भैया फटाफट शेयर कर दो, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यकीन मानो आपको एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन मेरे मुंह से निकला हुआ, एक एक वाणी आप समझ जाइए। हर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैं एक भी फालतू बात नहीं करूंगा, जितना बोला हो हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। आप क्वेश्चन की गहराइयों को समझेंगे, कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलने, अगर आपने चीजें ढंग से समझी हुई हैं तो क्वेश्चन किसी भी लेवल पर नहीं छूटने वाला। क्लियर है? यह दूसरे व्यक्ति महात्मा गांधी, ये कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे भैया? इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमने कहा कि इन्होंने तो स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने भी क्या कुछ किया था? अरे महात्मा गांधी का कांग्रेस से क्या संबंध था? महात्मा गांधी का कांग्रेस से संबंध था। महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक में एक जगह पड़ती है बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं, एक ही बार, केवल एक बार अध्यक्ष रहे हैं। तो कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष कौन रहे हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे हैं। 1924 में रहे हैं, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। वैसे तो महात्मा गांधी बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में गांधी को पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ गांधी की ऐसी बातें जो गांधी को गांधी बना लेंगे। लेकिन यहाँ कांग्रेस से क्या रिलेशन है उनका? कांग्रेस से रिलेशन है कि 1924 में गांधी कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में केवल एक बार अध्यक्ष रहे हैं। और क्यों रहे ये एक बार, क्यों बने? ये आदमी ऐसा था, जो ये आदमी ऐसे हैं जो अध्यक्ष पद के लिए या किसी भी पद के लिए चाहते ही नहीं थे। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि लोगों में अध्यक्ष पद की लड़ाइयां हो रही थी और इनको अध्यक्ष पद से चिढ़ थी, अरे हटाओ अध्यक्ष, मुझे नहीं बनना। सोचो गांधी का लेवल आप जाइए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा था, सब खुशियां मना रहा है आजादी की, और गांधी जी कलकत्ता में हो रहे दंगे हो रहे थे लोगों के बीच, उनको शांत कराने लगे थे। ये आदमी जश्न नहीं मना रहा। कहने का मतलब अलग लेवल के व्यक्ति हैं गांधी। पद से कोई मतलब नहीं। जब भारत आजाद हुआ, चाहते प्रधानमंत्री या कोई पद ले सकते थे, कोई पद नहीं लिया है। इसलिए ये पद के मुरीद है ही नहीं, इसलिए केवल एक बार। अच्छा, क्यों बने? इसके पीछे भी कारण समझ लीजिएगा। 1924 में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके पीछे कारण था 1922 में एक कांड हुआ जिसका नाम था चोरा चोरी का, चोरा चोरी कांड। ये चोरा चोरी कांड क्या है, उससे पहले की कहानी समझे तो 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अमानी नहीं, सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, उसके बाद गांधी ने कहा हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, हम लोगों को अंग्रेजों को हराएंगे, अंग्रेज यहां से जाएंगे, अहिंसा का मार्ग अपना है। अहिंसा का मतलब अंग्रेज कितना ही परेशान करें, आपको कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप सहना है और अपने पद छोड़ दीजिए। लोगों ने अपने पद छोड़ दिए, लोगों ने अपनी एक तरीके से देखा जाए नौकरियां छोड़ दी, लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाने लग गए। कुल मिलाकर गांधी का सहयोग कर पूरा देश एकजुट हो गया था गांधी के सहयोग में। लेकिन कमाल ये देखना कि गांधी जी के उस सहयोग में भगत सिंह भी शामिल थे। भगत सिंह खुद गांधी के फैन हुआ करते थे एक टाइम पर, लेकिन जब गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह फिर नाराज हो गए। केवल भगत सिंह और भी लोगों से नाराज हुए, बोले गांधी कोई आंदोलन शुरू तो बड़े जोर से करते हैं मगर खत्म कर देते हैं। सबको लग रहा था कि आजादी मिलने वाली है। उस वक्त एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? वो घटना थी चोरा चोरी का। चोरा चोरी एक स्टेशन है गोरखपुर के आस, 5 फरवरी 1922 की घटना है। ध्यान रखना, मैंने पहले कहा एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं आप, पूरी कहानी समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन में 5-5, 10-10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन भी कर रहा हूं, समझ आना 50 क्वेश्चन आप सीख गए हैं आज के टाइम में। आप क्वेश्चन का नंबर मत गिनना, लेकिन आप उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स देखना, और फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और फैक्ट के जरिए ही चीजें याद रह जाती है। तो जब चोरा चोरी कांड हुआ, उसके पीछे क्या थी कि यहां पर लोग मसाल लेकर अपने आंदोलन का, अपने मूवमेंट का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उस वक्त कुछ अंग्रेज आए, वो हमको छेड़ने लग गए, और छेड़ने लगने का एक तरीका ये था कि वो परेशान करने लगे, मारने पीटने भी लगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक लड़ाई छिड़ गई, हिंसा हो गई। और वो हिंसा होने का शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने कसम खा रखी है कि वो हिंसा नहीं करनी, हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, गांधी के मार्ग पर चलेंगे। तो पता चला कि अगर कोई आपको छेड़ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, जैसा अंग्रेज कर रहे होंगे, तो आप खुद तो चोट बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन आप अपने परिजन की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने मम्मी पापा बच्चे की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा, वात्सल्य प्रेम कहते हैं उसे, बच्चे से प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम है। इतना बड़ा प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता जितना अपने बच्चे से करता है। और ऐसी घटना घटी होगी कि बच्चे की चोट लगी होगी, खून निकला होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, और इस कारण यहाँ पर कहा भैया अब बर्दाश्त की हद है, गांधी गए भाड़ में, अब तो भाई साहब लड़ाई होनी। और ऐसा जितने भी यहाँ पर क्या कहते हैं पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों को ऐसा दौड़ाया, वो सब थाने में बंद हो गए, चोरा चोरी जगह पर, स्टेशन पर, और थाने में भीड़ ने वहां पर आग लगा दी, और आग में लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने? 22। और इस 22 पुलिसकर्मी मारे गए, इसलिए जब इतनी बड़ी घटना ये घटी पूरे देश के अंदर, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि गांधी को आंदोलन वापस नहीं लेना था, ज्यादातर लोगों को ये मानना था। ये ऐसा आंदोलन था कि लगभग जीत हासिल थी, हम जल्दी ही अंग्रेजों को यहां से भगाने वाले। खैर, आंदोलन वापस लिया तो 5 फरवरी
1922 को चोरा चोरी कांड के बाद, आंदोलन वापस लेने के बाद, इसमें कई लोगों को, बहुत लोगों पर मुकदमा दायर हुआ, पर एक हमारे बड़े शानदार वकील हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय। और मालवीय साहब ने अपनी होशियारी से, अपनी करिश्माई वकालत से बहुत सारे लोगों को छुड़ा लिया। लगभग 150 लोगों के पास, 150 लोगों पर मुकदमा उस पर दायर हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों को छुड़ा लिया। तो कुल मिलाकर ये पूरी घटना घटी, और इस पूरी घटना के बाद ये आरोप लगा गांधी जी ने हिंसा करवाई है और गांधी जी को जेल भेज दिया। जब गांधी जी को जेल भेज दिया गया 5 फरवरी 1922 के बाद, तो फिर उस दौरान 1923 में तो गांधी जी तो जेल में, पर देश का पूरा लीडर कौन है? गांधी थे। और 1920 के बाद तो गांधी को ही लीडर मान लिया गया था। तो गांधी जेल में है, अब देश को कौन संभाले? देश बिखरने लग गया, देश टूटने लग गया, और नई नई पार्टी बनने लग गई। लोग आपस में नहीं लड़ने लग गए अंग्रेजों से लड़ने के बजाय। तो 1923 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी बनी भाई साहब? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की आपने सुनी होगी, 1923 में बनाई गई है, और ये दो लोगों ने बनाई थी। एक तो थे CR दास, चित्तरंजन दास, और एक थे मोतीलाल नेहरू। तो मोती नेहरू साहब जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और CR दास, दो लोगों ने मिलकर क्या बना दी? ये पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। और इसके अलावा एक पार्टी और बन गई थी जो स्वराज से अलग थी, ठीक है, नो चेंज पार्टी करके थी। तो जब दो अलग पार्टी बन गई, दो अलग अलग लोग इसमें शामिल हो गए, तो ऐसे में 1922 में गांधी जब जेल में गए, तो 1924 में गांधी जी जेल से वापस आ गए। 2 साल के बाद आ गए। उन्हें हालांकि 6 साल का सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 2 साल उनकी बीमारी हुई। तो बीमार गांधी अक्सर जाते थे तो भाई अनशन में बैठ जाया करते थे, भूखे रहते थे, तो बीमार पड़ जाते थे। तो बीमारी के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो 1924 में गांधी जी वापस आए, तो कहा गांधी आप ही देश को जोड़ सकते हो, पूरा देश बिखर रहा है, और आप देश को जोड़ोगे उसके लिए आपको क्या करना है? आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए, पूरी कांग्रेस को जोड़ दो, वरना कांग्रेस 2 भागों में बट गई है। ऐसा हुआ, और गांधी जी को मजबूरन बनना पड़ा, ना चाहते हुए भी। और गांधी जी को भैया 1924 में पहली बार गांधी को कहां बनना पड़ा? कांग्रेस का अध्यक्ष बनना पड़ा। समझ में आ गई? उस देश को बिखरने से बचाने के लिए, नई नई पार्टियों को बनने से बचाने के लिए गांधी जी को अध्यक्ष बनना पड़ा है। फिर गांधी जी अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो याद रहेगा आपको गांधी से जुड़ा हुआ। फिर आपको अगला पॉइंट है आपको सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को हम जानते ही हैं। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। कहां के भाई? संविधान सभा के। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन के लिए रहे थे, उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष किसको बना दिया गया? जो है क्या कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद। काय के थे ये? तो भैया ये थे संविधान सभा के। बोलो यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई? अरे हिस्ट्री आपकी पूरी उंगलियों पे याद हो जाएगी, कुछ भी नहीं है अगर आप इसको बस कहानियों के जरिए पढ़ते रहिए। कौन सी घटना कब घटी, क्यों घटी, क्या कारण रहा था, ऐसा ही क्यों हुआ, आपको पूरी हिस्ट्री याद हो जाएगी। क्वेश्चन में ही याद करवा दूंगा, आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। केवल स्थापना नहीं की, ये सचिव भी थे। महात्मा गांधी ने कब इसके अध्यक्ष रहे थे? तो महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक में अध्यक्ष रहे थे। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन, एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखो यही फायदा है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को तो आपको आगे तक के क्वेश्चंस खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया, आगे आने वाले क्वेश्चन आप खुद जवाब देंगे, चाहे आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन अभी आपने सुन लिया ध्यान से। तो क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कितने होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन था भाई साहब? बताने की जरूरत है, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कौन था। तो इसका व्यक्ति कौन है? तो इसके व्यक्ति हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो हैं अध्यक्ष थे। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के लिए के समय ये अध्यक्ष रहे। और हमारे कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस बनी थी आपकी 1885। और ये उस समय, तो लॉर्ड डफरिन कौन रहे होंगे उस समय? अध्यक्ष रहे होंगे। 1885 में कांग्रेस बनी और लॉर्ड डफरिन उस टाइम पर। कौन पूछेगा? लॉर्ड डफरिन। क्लियर है?
लॉर्ड रिपन उससे पहले थे, लॉर्ड रिपन उससे पहले थे। याद करो, लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में हमारी जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना 10 साल पर होगी, और तब से 10 साल पर लगातार हो रही थी नियमित जनगणना। ठीक है, नियमित जनगणना जो हुई थी वो सेंसस 1881 में, कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को ही हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन को ही हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या होता है भाई साहब? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी जो पंचायती राज होता है उसका जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। दो क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिएगा। लॉर्ड रिपन 1881 में इनके समय नियमित जनगणना हुई है, रेगुलर बेस पर जनगणना हुई थी। हालांकि इससे पहले 1872 में लॉर्ड मियो के टाइम पर जनगणना शुरू हुई थी। लॉर्ड मियो गवर्नर वायसराय हुआ करते थे, और लेकिन जो रेगुलर बेस पर जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 में, किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। तो इससे पहले लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक का मतलब क्या है? कि लोकल गवर्नमेंट, जो प्रधान होते हैं गांव में, जो पंचायती राज होता है उसका जनक, उन्होंने इसकी बात शुरुआत करवाई थी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन क्या थे? वायसराय। अच्छा, एक क्वेश्चन और समझ लेंगे। वायसराय 1857 से पहले इस पद को हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे, तो 1857 के बाद इस पद को वायसराय कहा गया है। मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज, कमाल देख रहे हो, अंग्रेजों की कंपनी ने शासन किया, ना कि अंग्रेजों ने 1857 तक एक कंपनी शासन कर रही थी। सोचो कितनी कमाल की बात है। और कंपनी जब तक शासन कर रही थी तब तो उस पद को कहते थे गवर्नर जनरल, लेकिन कंपनी ने शासन करने के बाद 1857 के बाद इस पद को क्या कहने लग गए? वायसराय। यानी 1857 के बाद आप जितने भी लोगों को पढ़ेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? वायसराय कहलाएंगे। तो भैया जब कांग्रेस बनी तब वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत से लोग कहते थे कि भैया कांग्रेस हमने ना बनवाई है, ये तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये उन्होंने बनवाई है। तो भाई याद रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कांग्रेस के कौन है बताइए? Who was the first president of Indian National Congress? बताएं भाई, पहले अध्यक्ष कौन है? बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले सब कुछ पढ़ा दिया है हमने भाई साहब। कौन है इसके पहले अध्यक्ष? कौन है इसके अध्यक्ष? बताया। ए ह्यूम है, डब्ल्यू सी बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, या कोई नहीं है? बताएं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ह्यूम तो संस्थापक है साहब, संस्थापक भी हैं और महासचिव, संस्थापक या महासचिव है ए ह्यूम। तो दादा भाई नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी भी हैं तो अध्यक्ष, पर वो दूसरे के थे। कौन से? दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, पहले के नहीं थे। ठीक है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने हैं? 3 बार बने हैं। एक बार 1886 में जब दूसरी मीटिंग हुई, एक बार 1893 में, और एक बार उनका कहते हैं 1906 में। 3 बार भाई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष रहे। इन्हीं को हम, दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है भाई साहब। और ये ब्रिटिश संसद में मेंबर भी थे 1992 में। बहुत टैलेंटेड, बहुत ज्ञानी, बहुत ही काबिल व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ड्रेन थ्योरी। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? इन्होंने ही। कहा कि भैया अंग्रेज, हमारे देश में गरीबी क्यों है? इसलिए गरीबी नहीं है कि हमारा देश में पैसा कमी है ना, हमारे देश का पैसा लूट लूट कर अंग्रेज ले जा रहे हैं। जब इन्होंने राष्ट्रीय आय, देश की इनकम नापी उस समय,
तो 20 रुपया पर ईयर। 20 रुपया सालाना एक आदमी कमाता था, ये राष्ट्रीय आय थी, और अंग्रेज लूट लूट के ले जा रहे हैं। इस बात को धन निष्कासन के सिद्धांत कहा जाता है, ये उन्होंने दिया था। और धन निष्कासन के सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी कहते हैं, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। पहली बार कब बने हैं? दूसरे अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। क्लियर है? संस्थापक कौन है, महासचिव कौन है? तो भैया एओ ह्यूम है। अच्छा, 1893, ये बड़ी शानदार डेट। 1893 ना 3 घटनाओं से याद रखी जाती है। 1893 की डेट आपको 3 घटनाओं से याद रखनी है। कौन कौन सी 3 घटना है? पहली, गांधी अफ्रीका गए। गांधी अफ्रीका गए। किस साल गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो गांधी भैया देखो, अफ्रीका अलग है, दक्षिण अफ्रीका अलग है। अफ्रीका ऊपर वाला उत्तर अफ्रीका जिसमें काले लोग रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका गोरे लोग। तभी तो गांधी जी को स्टेशन में फेंक दिया था, अश्वेत कह के तुम काले लोगों को फर्स्ट क्लास टिकट कैसे मिल गया है। ठीक है। दूसरी बात क्यों याद रखनी है भैया 1893 की सन? दूसरी बात आपको याद रखनी है 1893 ही वो साल है जब विवेकानंद शिकागो गए। कहां गए विवेकानंद? शिकागो। शिकागो कहां पड़ता है? अमेरिका, यूएसए में। और वो याद करो वो भाषण जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भाषण दिया था, और लास्ट में जाकर उनको मौका मिला, 2 मिनट का टाइम दिया, बोला साहब बोलिएगा। उन्होंने पहला शब्द ही बोला, आई ऑल अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे प्यारे अमेरिका वासियों बहनों और भाइयों। वो बहनों भाइयों शब्द है ना, वो वही लेकर आए हैं, और अब मोदी जी ने पकड़ लिया है। तो बहनों भाइयों शब्द जो लेकर आए वहां लोगों ने 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई। अब विवेकानंद कंफ्यूज के तालियां ये किस मामले में रही हैं? इसलिए बज रही है कि मेरी मजाक बन रही है, ये तारीफ में बज रही है, क्योंकि बहनों भाई कहकर तालियां कौन बजाता है? क्योंकि ज्यादातर लोग वहां क्या करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, लेकिन उन्होंने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो इतना पॉपुलर हुआ कि पूरा का पूरा भाषण जो है अखबार में छपा अमेरिका के, वहां से पॉपुलर हो गए। और वो सम्मेलन कब का था? 1893 का। गांधी अफ्रीका कब गए? 1893। गांधी भारत में रह रहे थे, लेकिन भारत में ना तो बकाला चल रही थी और ना ही गांधी कोई सफल व्यक्ति थे। लेकिन गांधी को जब मौका मिला, हम गांधी को पढ़ेंगे, गांधी को मौका मिला दक्षिण अफ्रीका जाने का, और वहां से गांधी स्टार बन गए। इसलिए एक बात गांधी से सीख सकते हैं, इफ यू कांट चेंज योर प्लेस, सॉरी, इफ यू कांट चेंज योर पोजिशन, चेंज योर प्लेस। अगर आप अपनी स्थिति नहीं बदल सकते तो अपना स्थान बदल दो। इफ यू कांट चेंज योर पोजिशन, चेंज योर प्लेस। तो गांधी जी ने अपनी स्थिति नहीं बदल पा रहे तो उन्होंने स्थान बदला, अफ्रीका गए और गांधी गांधी हो गए। और तीसरी 1893 में उस वक्त मीटिंग में, सम्मेलन में, उस मीटिंग जब हो रही थी तो उस मीटिंग में अध्यक्ष कौन थे? 1893 की कांग्रेस की मीटिंग में तो आपके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। तो 3 बातों से याद रखना है, गांधी अफ्रीका गए 1893 में, विवेकानंद शिकागो गए हिंदू धर्म सम्मेलन, और 1893 में दादा भाई नौरोजी कौन थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि भैया कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताइए, मैंने बता दिया, डब्ल्यूसी बनर्जी। क्लियर है यहां तक? चलिए अगली बात करते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन और समझ लेते हैं जल्दी से हम लोग। अगला क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक सेकेंड हो जाइए। इसको एक सेकेंड, आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई महासचिव कौन था? तो महासचिव कौन था राष्ट्रीय 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था? तो महासचिव वही थे जो पहले अध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष कौन है? तो आपको मैंने बता ही दिया, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में बता दिया, दूसरी मीटिंग में थे। डब्ल्यूसी बनर्जी पहले अध्यक्ष थे।
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दूसरी मीटिंग में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, आपको पता है महासचिव भी ए ह्यूम है और संस्थापक भी एओ ह्यूम है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी अभी थोड़ी देर पहले बना था। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी। ये आपके 1886 में जो है, सॉरी 1887 में, 1887 में तीसरे कांग्रेस के अधिवेशन में तीसरी मीटिंग में, और ये कहां मीटिंग हुई थी? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद करो ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी? बकमई। बकमई। तो तीसरी मीटिंग कहां हुई थी? तो तीसरी मीटिंग हुई थी मद्रास में। मद्रास में तीसरी मीटिंग हुई 1887 में और वहां इनको अध्यक्ष बनाया गया। और पहले कैसे अध्यक्ष हैं? बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, ये भेदभाव वाले व्यक्ति नहीं थे। ध्यान रखना, दो तरह के शब्द होते हैं, एक धार्मिक होता है और एक सांप्रदायिक होता है। क्या अंतर है दोनों शब्दों में? एक धार्मिक शब्द है और एक सांप्रदायिक है। मैं कह रहा हूं कि धार्मिक व्यक्ति थे, एक धार्मिक शब्द होता है और एक सांप्रदायिक शब्द होता है। दोनों में क्या अंतर है भाई साहब? चलिए, दोनों में क्या अंतर है? धार्मिक का मतलब होता है जो सभी धर्मों को बराबर मानता, सभी धर्मों को बराबर मानता। अगर सभी धर्मों को बराबर मानता है तो वो कौन है भैया? धार्मिक। लेकिन अपने ही धर्म की बड़ाई करता है, अपने धर्म को बड़ा मानता है, तो भाई सब वो सांप्रदाय। इसलिए आपने सुना होगा दंगे होते, सांप्रदायिक दंगे हुए, ये नहीं कहते धार्मिक दंगे हुए। तो धार्मिक जो सभी धर्मों की इज्जत करते हो, धर्मों को तो धार्मिक व्यक्ति थे। दंगे धार्मिक नहीं, सांप्रदायिक हुआ करते। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे भैया? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अबुल कलाम आजाद कौन है? अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक, इनके पॉइंट ये याद रखना है कि अबुल कलाम आजाद भी एक मुस्लिम व्यक्ति थे और ये सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? सर्वाधिक समय तक, तो सर्वाधिक समय आपको याद रखना है, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1945 के आसपास। लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अच्छा, अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको एक बात बताऊं, अबुल कलाम आजाद एक वो व्यक्ति थे जो पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे। एक मुस्लिम लीग, एक मुसलमानों की एक अलग पार्टी बनी थी, जो मुस्लिम लीग, जिसका नाम जो मोहम्मद अली जिन्ना इसको लीड करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कई बार उनको बुलाने की कोशिश की, आप मुस्लिम लीग में आ जाइए, मुस्लिम है, लेकिन एक कांग्रेस में रहे। और बहुत ज्ञानी, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, और इनके टैलेंट की वजह से ही इनको मौलाना अबुल आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। क्लियर है भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने पढ़ लिया, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में तीसरे अधिवेशन में, तीसरी मीटिंग में, और जो तीसरी मीटिंग कहां हुई थी? मद्रास में हुई थी, और 1887 में वहां के अध्यक्ष रहे थे। उसके अलावा हमने अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद और ये बदरुद्दीन तैयबजी कैसे व्यक्ति थे? सांप्रदायिक नहीं थे, धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है। और सांप्रदायिक व्यक्ति कौन होता है? जो अपने धर्म की बड़ाई करता है, दूसरे धर्म को कम करता है। याद रखना, आप बड़े इसलिए नहीं होते कि आप दूसरों को कम करके बड़े देखेंगे, आप बड़े तब भी हो सकते हैं जो सबकी इज्जत करेंगे, सबको बराबर, तब भी आप बड़े हो सकते हैं। धार्मिक होना, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान। भारत एक धार्मिक देश बोलेंगे, सभी धर्मों को भारत में रखा जाता है। हम लोग कोई सांप्रदायिक नहीं, हम धर्म निरपेक्ष हैं। पॉलिटिक्स पढ़ते हम धर्म निरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हम दिवाली पे भी छुट्टी करते हैं, होली पे भी छुट्टी करते हैं, हम लोग ईद पर भी छुट्टी कर देते हैं। तो इस सद्भाव, सामाजिक सद्भाव को लेकर ये लोग थे, इसलिए कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस ने इज्जत भी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहां तक आपको एक एक कहानी क्लियर हो रही होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अरे भाई साहब, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? अच्छा, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की है साहब? बिल्कुल सही आंसर, दादा भाई नौरोजी ने 1886। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कहां हुई थी दूसरे 1886 में? याद कर लो, हमारी ट्रिक है, बकमई बकमई। दूसरी मीटिंग कहां हुई होगी भाई साहब? कलकत्ता में हुई होगी। और कलकत्ता में दूसरी मीटिंग हुई, अध्यक्ष कौन थे? तो 1886 में दूसरी मीटिंग में कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई जी। याद रहेगा। तो दादा भाई नौरोजी दूसरी मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन 9 के बाद आएंगे हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। आप ध्यान रखना, क्लास को, पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर जवाब देना आपको, ठीक है। क्लास को शेयर लाइक पक्का कर देना, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा। और जैसा भी आपको लग रहा है उसका कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और आप क्या क्या सुधार चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो बताना, मैं आपको उसी तरीके से आपको क्लास को करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है भैया, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तिलक साहब, तिलक साहब ने भाग लिया था, तो भैया कौन से अधिवेशन में भाग लिया था तिलक साहब ने? तो तिलक साहब ने भाग लिया कलकत्ता अधिवेशन 1906 ना। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी भी। दादा भाई नौरोजी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बन गए थे, अंतिम बार बने थे यहाँ पर। दादा भाई नौरोजी ने की थी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हमारे। सूरत अधिवेशन 1907 ना, इसकी तो रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, ये भी इनके लिए अंतिम नहीं था। फिर भाई साहब इसी मामले में 1907 में ही ना बाल गंगाधर तिलक को ना 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। क्यों भेज दिया गया? दरअसल एक कहानी मैं आपको बताता हूँ छोटी सी, ऐसे समझ में आएगा पूरा। 1906 में कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस भी दो तरह के लोगों में बटी हुई थी, एक उदारवादी नेता हुआ करते थे, और उदारवादी को हम लोग नरम दल कहा करते थे। क्या बोलते थे इसको? नरम दल। और एक उग्रवादी हुआ करते थे, उग्रवादी को हम लोग गरम दल कहते थे। उग्रवादी को हम क्या कहते थे? गरम दल। ज्यादातर जो बड़े बूढ़े नेता थे, चाहे वो आपके दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जो बड़े बूढ़े सीनियर नेता थे, वो नरम दल के होते थे। ये क्या कहते थे कि भैया हम साल में एक बार चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी के जरिए अंग्रेजों से अपनी मांगे, अपनी बातों को स्वीकार करवाएंगे। मगर उग्रवाल के जो नेता थे, यानी कि उग्रवादी नेता थे, खासकर 3 नेता से फेमस हुए। वो 3 नेता कौन कौन से थे? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे थे पाल। लाल, बाल और पाल, 3 तरह के नेता थे, और तीनों के तीनों नेता क्या थे? उग्रवादी थे। ये क्या कहते थे? बोले चिट्ठी लिखने से, लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों से अपनी मांग डंडे के जोर पे मांगो। ये कहते थे ना चिट्ठी से ही शांति के तरीके से अपनाएंगे। ये कौन कहते थे? उदारवादी। तो अब तक ऐसा हो रहा था कि 1885 में कांग्रेस बनी है, और 1885 में कांग्रेस जो बनी थी 1906 तक एक भी उग्रवादी आदमी अध्यक्ष नहीं बना। ये बनने नहीं देते थे कि यार, कई बार लगता है पिताजी को लगता है कि बालक कभी कर नहीं पाएगा, बालक कभी छोटा, बालक को लगता है यार पिताजी मुझे करने ना देते। ये अक्सर भावना रहती ही है, और ऐसा हुआ। तो उग्रवादी 1906 में कहा उग्रवादी लोगों ने कि भैया, खासकर लाल बाल पाल ने कहा, ये हमें अध्यक्ष बनाओ इस बार, हम अपने हिसाब से कांग्रेस को मीटिंग को अटेंड करेंगे, कांग्रेस को देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय बन जाए, लाल से बोलते लाला लाजपत राय बन जाए, लेकिन लाला लाजपत राय विभेदन पाते थे बाल गंगाधर तिलक बन जाए। और आपस में इस बात को लेकर बहस हुई, इतनी बहस हुई कि साहब उदारवादी लोग नेताओं ने एक चाल चल दी। दरअसल बाप बेटे की लड़ाई होती है तो उसको शांत करने के लिए एक व्यक्ति आता है, उसको कहते हैं दादाजी। तो उदारवादी नेता, अनुभव हमेशा काम आता है, ये अनुभवी तो उदारवादी नेता सीनियर थे, और इन्होंने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम में से बनेंगे तो उग्रवादी नाराज हो जाएंगे, उग्रवादी को हम बनने नहीं देते, ऐसा हम ऐसे आदमी को बना देते हैं जिसके दम पर कोई बात ही नहीं करेगा, कोई नाराज ही नहीं होगा। और सबसे सीनियर कौन था? सबसे ज्यादा जिसका सम्मान था पूरे के पूरे पार्टी में, उन व्यक्ति का नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। क्या था? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को ही 1906 में अध्यक्ष बना दिया। बोले तुम बन जाओ, तुम्हारे नाम पर कोई कुछ नहीं करेगा।
अब जब दादा भाई नौरोजी का नाम आ गया तो कोई क्या कहेगा। पिताजी कह रहा है मैं करूंगा, बच्चा कह रहा है मैं करूंगा, दादाजी का ना तुम करोगे ना तुम करोगे, मैं करूंगा। अब दोनों शांत, पिताजी शांत। अनुभव काम आया उनके। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में देखते हैं। अगली मीटिंग कब हो गई? 1907 में। 1907 में फिर ये लड़ाई हुई। इस बार भी ये लोग चाहते थे कि उदारवादी ही बने, उग्रवादियों को बनाना चाहते थे। उन्होंने उग्रवादी को दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी कुछ ना कुछ। और इस बात लाल बालपाल में बाल गंगाधर तिलक बहुत नाराज हो गए। वहां बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई, कुर्सियां तक टूटी अधिवेशन में, मीटिंग कैंसिल हो गई। तो पूछता है कौन सी मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई थी? तो आप बताएंगे स्थगित हो गई थी, तो बताएंगे 1907 का अधिवेशन। कहां हुआ था भाई साहब? सूरत में हुआ था। कमाल ये नागपुर में होने वाला था, और नागपुर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उदारवादियों ने चालाकी करके उसको सूरत में करवाया। मीटिंग कैंसिल हुई। मीटिंग जो कैंसिल हुई, स्थगित हुई, कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का स्थगित हुआ था? आंसर बताना, 1907। और उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, इनको बनाया गया था अध्यक्ष। और लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई पर अंग्रेज तो मौका देखते थे कि ये लड़े, आपस में लड़े और हमें मौका मिले। अंग्रेजों को मौका मिला, बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। ये देशद्रोही व्यक्ति है, राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया और उन्हें 6 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। तो उसके बाद कुल मिलाकर इन पर मुकदमा लगाने के बाद बाल गंगाधर तिलक जेल में चले गए हैं। अब कोई उग्रवादी नेता ऐसा है ही नहीं। बाल गंगाधर तिलक फिर बने भी नहीं, अध्यक्ष भी नहीं रहे फिर कभी भी, कभी बने ही नहीं। जो एक बार मौका था वो भी इनका कट गया। और कुल मिलाकर उग्रवादियों ने शांत पड़ जाते हैं और 1907 का सूरत अधिवेशन कैंसिल हो जाता है। और एक चीज और हो गई इसी अधिवेशन के अंदर, नरम दल और गरम दल में क्या हो गया? विभाजन हो गया, बट गया, बंटवारा हो गया। कहा जी हम तुम्हारी पार्टी में रहेंगे नहीं, हमारा अपना मामला है, तुम्हारा अपना मामला है। तो कुल मिलाकर सूरत अधिवेशन क्यों याद दिया जाएगा? क्योंकि कैंसिल हो गया था। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। और बाल गंगाधर तिलक को क्या हो गई थी? जेल हो गई थी। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को जब जेल हो गई तो एक व्यक्ति हुआ करता था, मैं आगे बताऊंगा, शायद वो क्वेश्चन आएगा आगे। एक व्यक्ति हुआ करते थे वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें कहा भारतीय अशांति का जनक। ये भी कहा था इनको, ये अशांति देश में अगर कोई फैला रहा तो उनका नाम बाल गंगाधर तिलक है। जबकि वो अपनी बात रख रहे थे, अपनी चीजें रख रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी भी शुरू करी थी। और गणेश चतुर्थी शुरू की तो क्यों करी थी? गणेश चतुर्थी शुरू, जो आज गणेश चतुर्थी, गणेश पर्व मनाया जाता है इतना बड़ा धूमधाम, मुंबई में सबसे ज्यादा होता है। मुंबई का तो सबसे फेमस त्योहार है। वो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया, तो क्यों शुरू किया? उसके पीछे क्या थी? एक तो गणेश जी का, यानी गणेश चतुर्थी, क्योंकि गणेश सबके भगवान है, वो सभी जातियों को इकट्ठा करना चाह रहे थे। तो गणेश की पूजा सब लोग करते हैं, श्री गणेश करते हैं, पूजा की शुरुआत करते हैं। और दूसरा, वो जब भी हमारे लोग मीटिंग किया करते थे तो अंग्रेज पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो उन्होंने कहा अगर हम मीटिंग ना करके इस त्योहार के बहाने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो हम अपनी बात भी रख पाएंगे। दरअसल ये त्योहार नहीं, मीटिंग करते थे, सारे लोग इकट्ठे होते थे और आपस में फिर बात किया करते थे कि हमको कैसे देश को आजाद करना। क्या चालाकी थी बाल गंगाधर तिलक में। इसी बात को जब ये पता चला, एक अंग्रेज पत्रकार, इसका नाम था वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने कहा भाई तो ये अशांति फैला रहा है, इसी की वजह से बाल गंगाधर तिलक की वजह से अशांति है फैल रही है। तो भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किस अंग्रेज ने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। क्लियर है यहां तक भाई? तीसरी मीटिंग क्या है? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। इसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो पहली बार एक महिला को बनाया गया था, इनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को बनाया गया भाई साहब। प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इनकी भी कहानी कुछ कुछ वैसे ही है। जब गांधी जेल गए तो फिर 1924 में जाकर अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। और ये 1916 में ये एनी बेसेंट जो थी आंदोलन कर रही थी, होम रूल लुई आंदोलन कर रही थी। उसके बाद इनको जेल लाया गया और जेल में जाने के बाद इनको भी अध्यक्ष बनाया गया। पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? तो बताना है कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ है? 1917 में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और हमारा आंसर क्या है कि भाई साहब कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किसमें? बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, विश्लेषण हमने कर लिया। अमृतसर अधिवेशन कौन सा? 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919। अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो है क्या कहते हैं, इन्होंने अंतिम रूप से भाग लिया। क्यों? क्योंकि 1920 में तिलक साहब की मृत्यु हो गई। 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंतिम अधिवेशन, अंतिम मीटिंग जिसमें वो भाग ले पाए
उसका नाम क्या? 1919। 1919 की मीटिंग होती कहाँ है? तो 1919 की मीटिंग याद है तो 1919 वही है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। तो 1919 में लास्ट मीटिंग, लास्ट अधिवेशन में भाग ले पाते हैं, तो उनके लिए अंतिम अधिवेशन कौन सा बन जाता है भैया? अंतिम अधिवेशन कौन सा बन जाता है? 1919। मतलब पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1920 में तिलक की मृत्यु हो जाती है, और 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद ही हम लोग एक आंदोलन शुरू करते हैं, गांधी जी तिलक के नाम पर असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी से पहले तिलक बहुत बड़े नेता थे, और तिलक की पावर बहुत थी देश के अंदर। तिलक ना होता तो शायद गांधी को उतना रोल नहीं मिलता। और तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन, और उस पर पैसा इकट्ठा किया, तिलक फंड। और तिलक फंड के नाम पर गांधी जी ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। अब सोचो 1 करोड़ रुपए, जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया उस जमाने में, वो गांधी या तिलक की पावर थी। तिलक का नाम ही बड़ा था। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अमृतसर अधिवेशन 1919। अगली बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएंगे। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन कितने हो रहे हैं इस बात पे ध्यान देने के बजाय आपको ये देखो कि सीख कितना रहे हो। एक एक क्वेश्चन में मैं आपको 5-5 6-6 बातें बता रहा हूँ, 5-5 6-6 बातें बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पर। आप सोचो, तो आपको क्वेश्चन के नंबर्स पे ध्यान देने के बजाय ये देखना है कि आप क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 बातें सीख रहे हो, तो वहां से 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपको 50 क्वेश्चन हो गए, ऐसे समझेंगे। ठीक है, डिटेल आपको कहानी की तरह चीजें याद रहेंगी तो मजा आएगा, क्योंकि फिल्म तभी समझ में आती है जब आपको पूरी देखी जाए और डिटेल में देखी जाए। चलिए, इसका आंसर दे देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा बताइए? कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। भाई साहब, दरअसल जब पार्टी बनाई गई कांग्रेस 1885 में, तो ये सोच के बनाई, छोटे मोटे लोग, थोड़े बहुत लोगों की पार्टी है, ये कोई पार्टी चलेगी थोड़ी, टिकेगी थोड़ी ना, लोगों का मन बहलाने दो। जैसे बच्चों को खिलौना देते हैं, खिलौना है, मन बहलाने के लिए खिलौना दे दिया जाता है, वैसे ही पार्टी बना दी गई। उनको लगा पार्टी थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी, और कहा अंतिम दिन कर रही है, पार्टी का एंड समाप्त होना, मैं खुद देखना चाहता हूं, मैं खुद बायसरा रहते हुए पार्टी को देखना चाहता हूं। कौन कह रहा होगा ये? वो कह रहा होगा जिसने पार्टी बनने दी है। उन्होंने कहा यार मेरे रहते ही खत्म हो जाएगी पार्टी। लेकिन अब लॉर्ड डफरिन ने इस पार्टी को बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये पार्टी बनती गई, बड़ी होती गई। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन आया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में थे, और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। कौन सा विभाजन किया साहब? बंगाल विभाजन किया, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, और लॉर्ड कर्जन ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैं समाप्त होने देना चाहता हूं कांग्रेस को। और इन्होंने बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिम को अलग किया। जो हिंदू मुस्लिम 1857 में इकट्ठा होकर लड़ रहे थे, देश के लिए एकजुट होकर लड़ रहे थे, और मैं फूट डाली लॉर्ड कर्जन ने। अगर मैं एक अंग्रेज सबसे खतरनाक, सबसे खराब अंग्रेज गिनूं तो उसका नाम लॉर्ड कर्जन, जो हिंदू मुस्लिम का ऐसा बीज बो गया कि आज तक हम लोग लड़ते रहते हैं इस पर। तो लॉर्ड कर्जन ही कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में है भाई, अंतिम दिनों में है, संघर्ष कर रही है, मैं मरते हुए देखना चाहता हूँ, समाप्त होने देखना चाहता हूँ। अरे तुम क्या समाप्त होते देखोगे? कांग्रेस पार्टी अभी तक जिंदा है। ये मर गए लेकिन पार्टी नहीं बची। पार्टी 1885 की थी, आज तक जिंदा है, आज तक पार्टी चल रही है। लेकिन इनका ये कहना है तो याद रखना है, किसने कहा था ये बात? लॉर्ड कर्जन ने कही थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। देखो, जिस क्वेश्चन पर ज्यादा समय देना है उस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं जिस पर कम समय देना है, क्योंकि क्वेश्चन की ये बताएगा कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है, उसी पर हम बहुत समय देते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके ऑप्शन है, पता है? जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ठीक है भाई, जे बी कृपलानी, जगत राम भगवान दास कृपलानी। जे बी कृपलानी 1946 में बने थे, और 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय आजादी के समय ये कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। जे बी कृपलानी की पत्नी हुआ करती थी, आपको याद होगा, सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इनकी पत्नी थी, और सुचेता कृपलानी आपको पता होगा यूपी की पहली सीएम भी थी, यूपी की पहली महिला सीएम थी, यूपी की पहली महिला सीएम। दोनों नेता है भाई साहब।
पत्नी भी नेताजी नेत्री और पति भी। जे बी कृपलानी बड़े टैलेंटेड व्यक्ति थे, गांधी के सहयोगी भी थे। 1986 से 1947 गांधी जी के मित्र भी कह सकते हैं, गांधी के साथ रहे थे। 1946 से 1947 यानी जब भारत आजाद हुआ उस समय कौन अध्यक्ष होंगे, तो जे बी कृपलानी अध्यक्ष होंगे। उनकी पत्नी कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। और यूपी उत्तर प्रदेश की पहली क्या है, ये सीएम है। पहली सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। महात्मा गांधी थे अध्यक्ष, थे बिल्कुल 1924 में थे, बताया था कर्नाटक के बेलगांव में थे। नेहरू जी थे, बिल्कुल थे, नेहरू जी 1929 में थे, लाहौर में थे, लाहौर में अध्यक्ष तो नहीं थे, झंडा फहराया गया था। सरदार पटेल थे, बिल्कुल थे, सरदार पटेल भी अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। सुनते जाइए, याद तो मेरी गारंटी है, मैं आपको सारा का सारा याद करवा दूंगा, बस आपको केवल क्लास अटेंड करनी है और क्लास को ध्यान से सुनना है। क्लियर है? जितने भी क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनमें आपको 5 6 क्वेश्चन बना के 50-60 जानकारी दे रहा हूँ आपको, और आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन से बच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान समझ लेना। इसके आंसर कौन होगा, जे बी कृपलानी, महात्मा गांधी 1924 में, नेहरू 1929 में, लाहौर में, ये कर्नाटक में, और सरदार पटेल साहब 1931 में कराची अधिवेशन में। इन्हीं कराची अधिवेशन में पहली बार हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की मांग भी की थी, मौलिक अधिकार को मांगा भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भैया एकमात्र गांधी जी का, ये क्वेश्चन समझते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है सब लोग बता देंगे जिन्होंने क्लास मेरी शुरू से अटेंड करी है। एक एक क्वेश्चन शुरू में बताना था, बाकी तो आप खुद धुआंधार बता दोगे। बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, कहाँ की थी बताओ? इलाहाबाद की थी? ना। गया की थी? ना। बेलगांव की थी? हाँ, बेलगांव अधिवेशन 1924, कर्नाटक का। पूरी कहानी बताई थी। कांग्रेस पार्टी जो बिखर रही थी उसको जोड़ने के लिए चोरा चोरी कांड के बाद उन्होंने अध्यक्षता की थी। क्लियर है? याद रहेगा, महात्मा गांधी। अब इसे बताने की जरूरत नहीं। कराची 1931, कौन थे भाई साहब? अभी बताया था, पटेल साहब, सरदार पटेल, पटेल साहब इसका अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अगर आपने शुरू से थ्योरी को समझ रखा है, एक एक क्वेश्चन जवाब दे पाएंगे। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक का बेलगांव आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखो आ गया क्वेश्चन भाई साहब। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन पर, और देखो क्या है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? श्री गणेश किसने किया था? किसने गणेश पर्व शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। क्यों किया था? ताकि कौन, अंग्रेज हमारी मीटिंग होती थी तो हमें जेल में पकड़ के डाल देते थे। हम त्योहार में मिलेंगे, रहेंगे साथ में, पकड़ के दिखा दो हम अपना त्योहार मना रहे हैं। तो कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में शुरू किया। तो आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है गणेश जी का ही। क्यों? क्योंकि गणेश जी सबके भगवान है। सभी जातियों को इकट्ठा करके उन्होंने ये देश को एकजुट करने का काम किया था। और मैंने आपको बताया था, तिलक को एक व्यक्ति थे जिन्होंने, वैलेंटाइन चिरोल ने क्या बोला था? भारतीय अशांति का जनक। अशांति का जनक भी किसको कहा था? तिलक को कहा था। क्यों? अरे तिलक भाई साहब भीड़ को इकट्ठा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? चालाकी से कर लेते, त्योहार के नाम पर। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो आ गया भाई साहब। हमने कहा ना पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन तो अपने आप ही फटाफट लगाते रहोगे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? किसने कहा था? तो भैया ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। 1910 में इनकी किताब आई थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। और इंडियन अनरेस्ट 1910 की किताब में वैलेंटाइन चिरोल क्या कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। ये आदमी चिढ़ता रहता था, ये आदमी चिड़को आदमी था, और इस आदमी को तो सीरियस लो मत, क्योंकि ये ना पत्रकार था, और ये अंग्रेजों का पत्रकार और लेखक था। अंग्रेजों की मखौरी करता था, अंग्रेजों का जासूस था, अंग्रेजों को सूचना देता था। तो वैलेंटाइन चिरोल क्या कहते हैं कि भैया
भारतीय शांति का जनक किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। क्यों कहते हैं? क्योंकि भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं या अशांति फैलाते हैं, जबकि अशांति नहीं, चालाकी करते थे। क्लियर है? तो ये 15 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं। अब आपको इन 15 क्वेश्चंस की क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना है। आगे आप क्लास को किस तरह चाहते हैं बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। मैंने जो भी बात कही है उससे आपने सुना है ध्यान से, तो आप एक एक जवाब दे पाएंगे। पूरे 50 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक एक क्वेश्चन फंसा के रहूँगा। बहुत अनुभव है मुझे इस चीज़ को पढ़ाने का, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। कोई मेरी कमी होगी उसको भी बताएं, ताकि हम उस कमी को सुधार करके हम लोग अगली क्लास में उसको सुधार कर पाएँ। छोटी मोटी गलती कोई रही होगी, है ना, क्योंकि हमें एक तरीके से देखा जाए तो कोशिश किया कि क्लास में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपको लगता है कि सामने वाला इस चीज़ को अच्छे समझता है तो बताएंगे। आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी और क्लास किस तरह से चाहते हैं, आगे किस तरह की क्लास चाहते हैं, थ्योरी के रूम में या क्वेश्चंस के रूम में। क्वेश्चंस के रूम में किस तरह से डिटेल में ही चाहते हैं या सिर्फ आंसर आंसर करके क्वेश्चन ज़्यादा कराना, इस तरह से चाहते हैं। मैं तो डिटेल में आपको बताने में मजा आता है। आप बाकी आपकी राय जाने, आपका कहना सर्वोपरि है, आपकी बात सर आंखों पर। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। और क्लास शेयर करने के साथ साथ कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।